तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज विज्ञान में हम लोग फिर से एक नए चैप्टर पे आ गए हैं और उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास जो भी पदार्थ दिखते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। जैसे आप नजर दौड़ाओगे तो आपको मिट्टी भी दिखती है, ईंट भी दिखते हैं, लोहे भी दिखते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, सारे तरीके के पदार्थ दिखते हैं ना। पदार्थ क्या, हमें वस्तुएं दिखती हैं। क्या दिखती हैं? वस्तुएं। जैसे अगर हम मेज देख रहे हैं तो मेज वस्तु है, लेकिन ये किसी पदार्थ की बनी हुई है ना। बात समझे? जैसे मेज जो है अगर प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक पदार्थ है, लेकिन जो मेज है वो क्या है? वस्तु है। जैसे लोहे की अलमारी है तो अलमारी तो वस्तु है, लेकिन जो लोहा है वो क्या है? पदार्थ है। तो हमको पदार्थों के बारे में जानना है। यहां पर देखिए कह रहा है कि अगर हम आसपास नजर दौड़ाते हैं तो बहुत सारे पदार्थ, हमको कह रहा कि अलग अलग पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं नजर आती है, सामग्री नजर आती है। ये सभी किसके? किसी न किसी पदार्थ के बने होते हैं। तो कह रहा है कि प्राचीन काल से ही जो मनुष्य है वो अपने आसपास को समझने की कोशिश करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था। जैसे कहते हैं ना, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो 5 तत्वों की बात प्राचीन काल से की जा रही है। तो हम लोग जानेंगे कौन कौन से पदार्थ हैं इसमें। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों का के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। मतलब पदार्थों के भौतिक गुण की बात होगी, साथ ही साथ थोड़ा सा रासायनिक गुण को भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक क्रियाकलाप है, उसके पहले ये हेडिंग दी गई है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है। भौतिक का मतलब जो बाहर से दिख रहा है, उसकी बनावट, संरचना, उसका आयतन, उसके आकार कैसा है, ये चीजें भौतिक रूप से होती हैं। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहले तो वस्तु हो गई। वस्तु जो होती किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, और पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन से ये कण हैं? आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, चाहे आप एक ईंट या पत्थर को ही ले लीजिए, उसको जब बिल्कुल छोटा छोटा करते चले जाओ, तोड़ते 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 और तोड़ते तोड़ते चले जाओ, तो एक स्थिति तो ऐसी आ जाएगी कि और उसको तोड़ना संभव नहीं होगा। उसको तो हम परमाणु कह देंगे। लेकिन उससे भी थोड़ा पहले की अवस्था, मतलब कई परमाणु जब मिलकर जो रूप लेते हैं वो अणु होता है, या फिर उसे कण कहते हैं। क्या कहते हैं? कण कहते हैं। उसी कण की बात कर रहा है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं शामिल थी। पहले मानते थे लोग कि जो है 2 तरीके से पदार्थ बने होते थे। कोई मानता था कि बिल्कुल जैसे लकड़ी की तरह सपाट पूरा कोई एक पदार्थ है तो एक ही चीज है वो। बात समझे? फिर कुछ लोग ये भी कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है कि लकड़ी की तरह पूरा सपाट एकदम, या कोई भी चीज लोहे की बनी है, मान लीजिए इतनी बड़ी तो इतनी ही बड़ी है वो। बात को समझे? कुछ लोग ये भी कहते थे कि पदार्थ जो होते हैं, जैसे बालू का या मिट्टी का एक ढेला ले लो, तो ढेर छोटे छोटे कणों से मिलकर वो बना होता है ना। तो कुछ लोग उसको मानते थे। वही चीज इसमें कह रहा है कि अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना होता है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में जाने और निर्णय ले कि क्या सच में पदार्थ कोई एक लकड़े के लट्ठे के जैसा पूरा बड़ा सा होता है, या फिर वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक क्रियाकलाप इसमें बताया गया है। क्रियाकलाप में क्या है? इन्होंने पानी लिया है, जल लिया है, 100 ml बीकर में जो है जल भर लिया है, पानी भर लिया है। फिर क्या करेंगे? उसमें नमक या फिर चीनी डाल देंगे। डालने के बाद क्या करते हैं? उसको हिला देते हैं, और हिलाने के बाद क्या होगा? नमक होगा या चीनी, वो क्या होगी? घुल के उसी में गायब हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम बीकर लेते या कोई बर्तन ले लेते, यहां पर देखिए बीकर बना हुआ है ना, इसमें इतना पानी भरा हुआ था। यहां पर अगर कोई निशान मार देते, यहां पर कोई एक निशान बना देते और ये पता करते कि मान लीजिए कितनी दूर तक इसमें पानी भरा हुआ है, कितनी दूर तक पानी इसमें भरा हुआ है, ऐसा अगर हम सोचते तो क्या होता? मान लीजिए यहां तक है, ठीक। इसमें जब नमक चीनी मिलाया और चाहे नमक मिलाओ चाहे चीनी मिलाओ, मिलाने के बाद फिर उसको जो है घोल दो अच्छी तरीके से। घुलने के बाद भी देखो यहाँ पे मिला रहे हैं नमक। क्या मिला रहे हैं? नमक। मिलाने के बाद जब वो घुल जाता है, घुलने के बाद भी पानी का लेवल उतना ही रहता है, पानी का लेवल बढ़ता नहीं है।
इससे ये पता लगा कि जो पानी के कण रहे थे, आपको पता है पानी किससे, H2O इसका होता है ना सूत्र, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अणु हाइड्रोजन के एक अणु ऑक्सीजन के। तो ये जो पानी का कण है ये दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है, और इनके बीच में गैप भी है, इनके बीच में गैप भी है, जैसे हाइड्रोजन फिर इससे जुड़ा ऑक्सीजन फिर इससे एक और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और बीच में ऑक्सीजन, और यहां पर बता रहा कि इसमें गैप भी है, इसमें क्या है, गैप है, खाली जगह है। कहा क्यों खाली जगह है, क्योंकि जब नमक इसमें डाला गया तो उन्हीं खाली जगह में, देखो ये नीले नीले वाली जो है इसको समझो कि पानी की बूंदे हैं बड़ी वाली, और ये जो हल्का लाल रंग का दिख रहा है ये समझ लो कि नमक है उसमें जो घुल गया है। पानी का स्तर ऊपर नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जो पानी के अणु थे उनके बीच में जो खाली जगह थी उसी में जाके वो भर गया है, उसी में जाके ये भर गया। तो इससे ये पता लगा जो है कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों के बीच में खाली जगह भी होती है। बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां बता रहा है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण इतने छोटे होते हैं कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने से भी नहीं पता लग पाते, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाए तब जाके पता लगेंगे। अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा प्रयोग है पोटेशियम परमैंगनेट का। बहुत थोड़े सक्रिय क्रिस्टलों को पानी में बहुत अधिक मात्रा में मिला दिया जाता है तो रंगीन हो जाते हैं। यहां पर देखो तीन क्रियाकलाप इन्होंने बता दिए थे, कितने, तीन। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से, तीनों एक्सपेरिमेंट से पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने का, ये छूट रहा है कुछ, ये है ना। इसके पहले क्या था, पहला वाला एक्सपेरिमेंट कहाँ गया भाई, ये है। पहले हमको ये पता लगा, क्या पता लगा कि पदार्थ के ये कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ये जो छोटे छोटे कण हैं, यहां पर देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं उन कणों के। तो इसे देखो एक एक्सपेरिमेंट फिर से बताया और ये बता रहा है कि इनमें क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। हमने अभी बताया ना कि जो नमक उसमें डाला गया था वो नमक उसी बीच में क्या हो गया था, गायब हो गया था। इसका मतलब यह है कि उनके बीच में खाली जगह थी। तो वही चीज बता रहा कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। फिर देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब वो रुके हुए नहीं रहते हैं। कोई भी पदार्थ होगा उसके जो भी कण होंगे वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब अगर वो टकरा रहे हैं तो उनकी गति में कोई दिशा होगी। मान लीजिए एक गेंद इधर से फेंके, पहले इधर से दीवार की तरफ गई, फिर दीवार से टकराएगी तो फिर उल्टी दिशा में आएगी। यहां कोई दूसरा कण था उससे टकरा गया, ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ चला गया, दाएं बाएं ऊपर नीचे पदार्थ लगा के कण जो होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि उनकी गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। हाँ, अब देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर जो पानी था, पानी में हाइड्रोजन परमाणु भी था, ऑक्सीजन परमाणु भी था, है ना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। एक पानी का कण दूसरे पानी के कण से भी जुड़ा होता है, उनके बीच में एक बल लगता है। अगर मान लीजिए मिट्टी का ढेला आप उठाते हो, उस मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपके रहते हैं ना, चिपके रहते नहीं चिपके रहते, अगर ना चिपकते
तो ढीला बन पाता? हाँ? पत्थर अगर है कोई, अगर वो पत्थर का रूप ले पाता अगर मान लीजिए उसके कण जो होते आपस में जुड़े हुए ना रहते। इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ के जो भी कण होते हैं वो गतिशील भी होते हैं, इधर उधर टकराते भी रहते हैं, लेकिन एक आकर्षण बल से बंधे भी रहते हैं। आकर्षण बल मतलब अपनी ओर खींचने वाला बल, उस बल से वो बंधे रहते हैं और उस बल को बोला जाता है ससंजक बल। कौन सा बल? कौन सा बल? ससंजक बल। यहां पर देखो फिर एक क्रियाकलाप दिया गया है, पांचवा यहां पे है 1.5 क्रियाकलाप, फिर उसके बाद 1.6 क्रियाकलाप। क्रियाकलाप के आगे बढ़ते हैं। इसमें यही बताया गया है कि अगर दो लोग मतलब 4-5 लोग डांस कर रहे हैं, तो जैसे हाथ पकड़ के एक दूसरे का डांस कर रहे हो तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, देखो ये है ना, इनको समझ लो कि ये पदार्थ के कण हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जो पदार्थ के कण हैं अगर वो लगातार गति कर रहे हैं, तो कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, तभी तो गति कर रही है, नहीं तो विराम अवस्था में आ जाती। तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ाओगे, आपने देखा होगा पानी ऐसे नॉर्मल पानी बढ़िया शांत रहता है, लेकिन जब उसको गर्म करने लगते हो तो उबलने लगता है। मतलब पानी के कण जो है तेजी से खलबल खलबल ऊपर नीचे करने लगते हैं। आपने आग लगाई, उसके नीचे आग जलाई, तो आग से उन्होंने क्या पाया? ताप पाया। क्या पाया? ताप, गर्मी पाई। अब तापमान बढ़ने से उनके कणों में क्या हो गई? गति और होने लगी, गति और होने लगी, और उसी गति के कारण जो हो पानी क्या होता है? खलबला के उबलने लगता है ना। अब इसके बाद देखो, कह रहा कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देख लिया कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। कह रहा कि दो विभिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ लो, एक नमक ले लो, एक पानी ले लो। एक पानी अलग पदार्थ है, नमक अलग पदार्थ है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए? स्वतः मिल गए। मिलने के की इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। हमें यह भी पता चल गया कि जब हम गर्म करते हैं तो यह विसरण तेज हो जाता है। आपने देखा होगा कोई चीज अगर मान लीजिए चीनी डाले हो, चाय बनाने के लिए चीनी डाले हो, आग जलाई नीचे से, क्या होता? थोड़ी देर बाद चीनी जल्दी से बिना हिलाए डुलाए ही चीनी उसमें घुल जाती, मिल जाती है ना। तो ये कौन सी क्रिया होती है? विसरण की क्रिया। कौन सी क्रिया? विसरण की क्रिया। अब इसके बाद देखो यहां पर क्रियाकलाप करके वही बताया गया है कि एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, पदार्थ जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यह भी एक क्रियाकलाप है कि एक थाली में जल लेकर उंगली से काटने का प्रयास करें, क्या जल कट जाएगा? क्यों नहीं कटता? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखो यहां पर प्रश्न आ गए हैं। इसके पहले यहां पर देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। इसमें से कौन पदार्थ है? वायु पदार्थ है? वायु पदार्थ नहीं है, वायु पदार्थ है, वायु पदार्थ है। कुर्सी तो वस्तु हो गई ना। पानी पदार्थ है ना। और कोई चीज इसमें है? सुगंध। सुगंध कहां? वो तो उसका गुण है, महक रहा कि कैसा हो रहा है, वो पदार्थ नहीं है। ठीक है, जो सुगंध है वो किसी दूसरे पदार्थ से निकलती है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं आप लोगों को अच्छे से पता है।
पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? हाँ, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं हमको देखने से ही पता लग जाता है। कुछ चीजें हमको ठोस दिखती हैं, कुछ चीजें बहने वाली तरल दिखती हैं, और कुछ चीजें गैस के जैसे होती हैं। कैसे होती हैं? गैस। जैसे कि हवा ही हो गई, धूप बत्ती आप जला दोगे तो उसमें उड़ती हुई उसका धुआं निकलता है, तो वो गैस अवस्था है। पानी कैसा हो गया? तरल हो गया, मतलब द्रव अवस्था हो गई, है ना। ऐसे भी आपने देखो होगा, बर्फ ले लो, बर्फ ठोस अवस्था में है, उसको गर्म करोगे थोड़ा तो वो द्रव अवस्था में हो जाएगी, और गर्म को करोगे तो गैस अवस्था में हो जाएगी, है ना। तो पहले ठोस अवस्था की बात हो रही, किसकी हो रही है? ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था में देखो देखो निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, ये वस्तुएं हैं, है ना। आपने देखा होगा पेन, किताब, सुई और लकड़ी, ये जो है कैसी हैं? ठोस है कि द्रव है? हाँ, कह रहा कि इनमें कुछ करके देखो। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का चित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार है? इनका निश्चित आकार नहीं है। मतलब ठोस वस्तुएं जो होती हैं उनका आकार निश्चित होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इन पर तथा स्थिर आयतन होता है, मतलब इनका आयतन भी क्या होता है? स्थिर होता है। इन पर हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है कि एक तरफ मैं ये पेन रख दूं, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं इस बॉक्स को रख दूं? क्या ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, मतलब इसमें विसरण संभव नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद कह रहा है क्या इनका संपीड़न हो सकता है? पीटने से बढ़ सकती है, दबाने से दब सकती है। संपीड़न का मतलब दबाने से दबना, संपीड़न का मतलब क्या है? दबाने से दबना। क्या मैं इसको दबाऊंगा, दबेगा? नहीं दबेगा, ठीक है। उपरोक्त सभी उदाहरण जो है वो किसके हैं? ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है। क्या है? निश्चित, मतलब जो भी ठोस होते हैं उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस जो भी होंगे उनका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। साथ ही साथ स्पष्ट सीमाएं हैं। अगर हम इसको रख करके ऐसे बना देते, ऐसे यहां रख दे, रखने पे खुद ही बन जा रहा, इसका एक ऐसे बाउंड्री बना देते मान लीजिए यहां से, तो मतलब है कि इसका निश्चित आकार बन जाता, फिर वो बदलता ना, है ना। तो कह रहा है इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं तथा स्थिर आयतन भी है। अगर ये 100 ग्राम का होगा तो 100 ग्राम का ही रहेगा, चाहे मैं हाथ में लिए रहूं चाहे नीचे रख दूं। 1 लीटर पानी अगर मैंने ले लिया है तो 1 लीटर ही रहेगा वो, चाहे मैं उसको पी के पेट में रख लूं चाहे बाहर रख दूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। कहने का मतलब ठोस को अगर आप दबाना चाहो तो बहुत मुश्किल है कि दबेगा, नहीं तो दबेगा नहीं। तो संपीड़ितता, संपीड़ितता का मतलब क्या हो गया? दबाव डाल के उसको दबाना, ठीक है। गुब्बारे को आप दबाते हो दब जाता है ना, हाँ, तो उसमें संपीड़ितता ज्यादा है, इसमें संपीड़ितता बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो वही कह रहा है कि इसमें नगण्य, नगण्य मतलब है ही नहीं, समझो किसमें? ठोस में। ठोस में क्या क्या चीजें मिली? निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं, स्थिर आयतन है, और संपीड़ितता बिल्कुल ना के बराबर है। फिर क्या कह रहा है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार बदलता नहीं है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करना है? देखो, रबर बैंड को क्या माना जाए? जो रबर होता है, रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या यह ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, तो क्या चीनी और ये जो है नमक, ये ठोस है? चीनी का ढक्का हो तो स्पंज क्या है? स्पंज जानते हो ना, सोखता है ना, जो दबता है। यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं। देखो
रबर बैंड को भी मान लीजिए और चीनी को भी मान लीजिए। भाई चीनी आप छोटा छोटा चूर्ण होता है इसलिए कहते हो कि हाँ गिलास में रख लिया गिलास जैसा हो गया, पतीले में रख दिया पतीले जैसा हो गया। लेकिन उस चीनी को अगर मिक्स करके एक बढ़िया सा ढोका बना लिया जाए तो फिर तब तो ठोस लगेगा। तो क्या कह रहा है कि ये सभी जो है ठोस हैं, लेकिन इसमें संपीड़न संभव है, मतलब इनको दबा के पिचकाया जा सकता है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने जगह पर वापस आ जाता है और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। जैसे कि बाकी ठोस होते हैं, अगर उनमें ज्यादा बल लगाया जाता है तो वो दबेंगे तो नहीं, न बढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो रबड़ में भी तो वही हाल है, एक लिमिट होती है, उसके बाद अगर उसमें जो है और ताकत लगाओगे तो वो भी टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या फिर नमक, शर्करा मतलब शक्कर चीनी, या नमक को अपने हाथों में लें या किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। अगर चीनी का दाना ले लो आप, चीनी का दाना ले लो तो दाना जो है क्या उसका आकार बदल जाता है? नहीं बदलता, वो जिस तरीके का रहता है वैसा ही रहता है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जो स्पंज होता है, स्पंज में बहुत छोटे छोटे ढेर सारे छिद्र होते हैं, उसमें हवा भरी होती है। जब उसको दबाते हैं तो वो हवा निकल जाती है, वो हवा निकल जाती है, इसीलिए वो दब जाता है। देखो जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, इसके कारण इसका संपीड़न संभव है, मतलब दबाने पर इसको दबाया जा सकता है। किसको? स्पंज को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्रव की अवस्था। ठोस की अवस्था में हमने जान लिया क्या है, उसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, उसका संपीड़न ना के बराबर है, और उसकी जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर है, मतलब जैसा अगर इसकी सीमा ऐसे बना दी हमने, इतने इतना इसका बॉर्डर है, इतने में रहता है, ठीक है। जैसे इस कमरे का एक बॉर्डर है, इतना इसका कमरा है। एक ईंट ले लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये बॉक्स ले लिया, तो इस बॉक्स की एक सीमा है, कितने में ये रहता है, तो इसकी सीमा निश्चित है कि इतने में ये रहेगा, है ना। तो क्या क्या चीजें ठोस में मिली? निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, निश्चित सीमा है, और संपीड़न बिल्कुल ना के बराबर है। अब बात करें किसकी? द्रव अवस्था की। यहां पर देखो एक क्रियाकलाप कर रहे हैं, जल, खाना पकाने के तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन ले लेना है। ये सब मतलब क्या क्या चीजें इसको करने में लगेगी? कुछ नहीं है, वही बताएंगे कि जिस आकार में रखते हैं उसी का, द्रव को जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। क्या कह रहा है कि इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है? फर्श पर बहने लगेगा। और क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? अगर आप 50 मिलीलीटर पानी ले लेते हो, एक बार आप कप में रखते हो, एक बार आप कटोरी में रखते हो, एक बार प्लेट में रखते हो, तो क्या वो कम ज्यादा हो जाएगा? मतलब इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि आकार, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं, उसका आकार बदलता रहता है। गिलास में रखोगे गिलास के जैसा, कटोरी में रखोगे कटोरी के जैसा, प्लेट में रखोगे प्लेट के जैसा, तो आकार तो उसका एक समान नहीं है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ लेने पर क्या यह आसानी से बहता है? बिल्कुल बह जाता है, उड़ने लगो बह के चला ही तो जाता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या है? आयतन निश्चित है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं है, बनावट उसकी निश्चित नहीं है। तो द्रवों में बहाव होता है, ये बहते हैं, ठीक है। इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है, ये मजबूत नहीं है। जिस तरीके से ठोस मजबूत होता है उस तरीके से द्रव मजबूत नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं। देखो जो हमने क्रियाकलाप देखे थे वहां पे 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय तंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। देखो बात ये इतना बता रहा है कि जो द्रव होता है
उसमें वायु घुलनशील है, घुल जाती है, मतलब पानी तरल में गैसें घुल जाती हैं। ठीक है, हमने तो ये भी देखा है, एक ईंट लो, ईंट को पानी में डालो, ईंट के अंदर भी जो है हवा रहती है, जैसे ही पानी में डालो तैसे ही बुलबुले निकलते हैं ना। इसका मतलब कि उसमें भी जो खाली जगह थी वहां पर भी क्या भरी थी, हवा भरी थी। अब इसके बाद देखो, ये बता रहा कि पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन ना होती तो जो मछली है या जल वाले अन्य जीव हैं वो क्या ऑक्सीजन ले पाते, ना ले पाते। इसका मतलब कि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन घुल जाती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। जो ठोस होते हैं वो विसरित नहीं होते हैं। विसरित होने का मतलब अलग अलग पदार्थों में मिल जाना, मिक्स हो जाना। तो ये ठोस में ये कम पाया जाता है, द्रवों में ज्यादा पाया जाता है। 100 ml की 3 सिरिंज ली गई, कितने सुई कितनी ली गई हैं, 3। उनके सिरे को रबर कॉर्क से बंद कर दिया गया है, रबर कॉर्क से बंद कर दिया गया। यहां पर देखो, जहां पे सुई लगती है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यहां पर गैस भरी है, अगर आप इस पिस्टन को दबाते हो, सुई वाले में दबाते हो तो कुछ दूर तक तो दबता ही है, दबता है ना। उसके बाद छोड़ते हैं तो फिर से ऊपर उठ जाता है। एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया था जब वायुमंडलीय दाब पढ़ा रहे थे, तो है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यह बता रहा है रबर काट से बंद कर दे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें, मतलब कि खींच लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें। तीनों सिरिंजों में अलग अलग चीज भर रहा, एक में पानी, एक में हवा, एक में चौक ले लो या मिट्टी के कण ले लो, कुछ भी ले लो। अब क्या करेगा, तीनों को दबाने का प्रयास करेगा, तीनों को दबाने का प्रयास करेगा। देखो, पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा वैसलीन लगा दे ताकि आसानी से दब सके। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करें, मतलब दबाएं, क्या करें, दबाएं। और दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है। आपने देखा होगा कि किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। आपको पता है, जिसमें हवा होगी, जिसमें गैस होगी, उसमें पिस्टन थोड़ा आसानी से दब जाएगा। द्रव वाले में थोड़ा सा दबेगा, लेकिन ठोस वाले में बिल्कुल ना के बराबर दबेगा, उसमें ज्यादा दबेगा नहीं। तो इससे यह पता लग जाता है कि गैसों को ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, ज्यादा दबाया जा सकता है, द्रव को थोड़ा सा कम दबाया जा सकता है, और ठोस को तो बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता, ना के बराबर। हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। कह रहा कि ठोस और द्रव को तो हम बहुत मुश्किल से थोड़ा सा दबा पाते हैं, लेकिन गैस को तो काफी हम दबा देते हैं। ठीक है, हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस की बात कर रहा है, जो सिलेंडर में भरी होती है, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस भरी होती है। अब आप सोचो, जो सिलेंडर इतना बड़ा होता है उसमें कितनी गैस भरी होती है। अगर ये इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे में उस गैस को लीक कर दो, पूरे कमरे में वो गैस फैल जाती। इसका मतलब कितनी गैस को वो दबा करके उस सिलेंडर के अंदर भरे होते हैं, है ना। मतलब गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। तो अब यही चीज बता रहा है इसमें, कह रहा कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी से वाहन भी चलते हैं, सस्ती भी पड़ती है, इसका उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। ढेर सारी गैस को छोटे से बर्तन में दबा करके भरा जा सकता है। क्या बता रहा है आगे देखो, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्मेल है वो गैस में ही मिल करके दूर तक फैली हुई है। ये ठोस है, फिर ये द्रव है और ये गैस है। यहां पर कुछ खास चीज बताई गई है। ये देख रहे हो, ठोस के अणु हैं, क्या है,
या ठोस के कण समझ लो, ठोस पदार्थ के कण। देखो कितना व्यवस्थित है ना, ऐसे तो नहीं अगड़म बगड़म इधर उधर भरे हुए हैं, एकदम व्यवस्थित, और इसके कण एक दूसरे से बिल्कुल पास पास है। इसका मतलब इनके बीच में ससंजक बल या अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, इसीलिए इनको हम तोड़ मरोड़, मतलब टूट तो जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल पाते हैं, इनका आकार नहीं बदल पाते हैं। द्रव में क्या है, देखो यही अणु थोड़ा दूर दूर है ना, इनके बीच में खाली जगह काफी है ना, और ये अणु देखो किसी का तीर इधर को किसी का तीर उधर को, मतलब ये इधर उधर सब गति करते रहते हैं। गैस के देखो और अणु दूर दूर है ना, किसी से कोई मतलब है ही नहीं है। ए देखो यहां पे बताया गया ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों को योजनाबद्ध तरीके से चित्रित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बातें। गैसीय अवस्था में कणों की गति जो होती है वो क्या होती है, अनियमित होती है ना। गैस जो होती है उनके जो कण होते हैं उनकी गति जो होती है वो अनियमित होती है। द्रवों की भी अनियमित होती है लेकिन इनकी तुलना में बहुत कम अनियमित है। ठोस में तो अणु बिल्कुल गति नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, हिलते हैं। जैसे अभी कोई लोहे की चीज ले लो, ऐसे मार दो कांपेगी, कपती है ना। लोहे की कोई चीज ले लो आप, वो दसपना होता है उस पर से थोड़ा सा मार दो तो कपता है ना, कपता है कि नहीं कपता, कांप के फिर सीधा खड़ा हो जाता है। मतलब इसके जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ते नहीं है। इसके गिलास से थाली में डाल दिए, अपनी जगह ही छोड़ देते हैं, इसके तो कोई लेना देना ही नहीं है एक कण का दूसरे कण से। अब देखो क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, जी बिल्कुल बदल सकता है। ठोस को द्रव में बदला जा सकता है और द्रव को गैस में बदला जा सकता है। कैसे बदल सकते हैं, यहां पर देखिए। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प, ये बदलने का अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। देखो क्या होता है, मान लीजिए कोई बर्फ ही है, वो ठोस अवस्था में है ना, अगर हम तापमान परिवर्तित कर दें, तापमान क्या कर दें उसका, बर्फ ठंडी होती है ना, उसका तापमान बदलें, बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, बर्फ पिघले कि नहीं पिघलेगी। यहां पे देखो बर्फ के टुकड़े से भरे हुए हैं, एक कांच की छड़ है, थर्मामीटर लगाया हुआ है तापमान इसका नापने के लिए, बीकर है ये, इसमें देखो नीचे आग जलाई जा रही बर्नर से। अब ये क्या होगा, ये पिघलेगी बर्फ, ठोस से किस रूप में बदल जाएगी, द्रव रूप में। वेरी गुड। यहां पर देखिए इसमें जल भरा गया है, इसका तापमान कुछ और होगा, भाई बर्फ ज्यादा ठंडी होती है ना, पानी उतना ठंडा थोड़ी होता है, इसको भी गर्म करेंगे, अब ये पानी किस रूप में बदलेगा, गैस रूप में बदलेगा। वेरी गुड। अब देखो ये क्या बता रहा है, कह रहा है ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, जिसको भी तापमान दिया जाएगा तो उसके जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो ज्यादा इधर उधर करने लगेंगे, ज्यादा इधर उधर करने लगेंगे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती, मतलब उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, और गर्म कर दो आकर्षण बल खत्म होने लगता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती कि जब ठोस पिघलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। जब गर्म किया गया, तापमान बढ़ाया गया, तो जो उसके कण थे उनमें गतिज ऊर्जा ज्यादा आ गई। जब गतिज ऊर्जा ज्यादा आ गई तो बहुत तेजी से गति करने लगे, एक कण दूसरे कण का सुनना ही नहीं चाहते थे, कहीं तुम उधर जाओ कहीं हम उधर जाओ। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे
ठोस जो है बदल करके किस में हो गया, द्रव में हो गया। अब देखो यहां बता रहे हैं कुछ, वह न्यूनतम तापमान, मतलब जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। ठोस किस में बन जाए, द्रव रूप में, उस तापमान को कहते हैं गलनांक। बर्फ गल गए, जितने ताप पर उसने गलना शुरू किया उसको बोल दिए गलनांक। क्या बोल दिए, गलनांक। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब हर चीज इतनी आसानी से गलने नहीं लगती है। बर्फ आसानी से गल जाती है, लोहा गला लोगे उतने में, उसको और अधिक तापमान चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिन पदार्थों के कण जितना ज्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए हैं उतना ही ज्यादा उनको तापमान देना पड़ेगा, तभी जाके वो द्रव रूप में बदलेंगे। तो कहने का मतलब सब पदार्थों का गलनांक भी अलग अलग होता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने को संगलन क्या कहते हैं, संगलन। आगे बढ़ाते हैं, संगलन भी कहते हैं। देखो गलनांक जब वो गलना शुरू हुआ और वो प्रक्रिया, उसको संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन। जिस ताप पर बर्फ पिघलना शुरू हुई, बर्फ या कोई भी ठोस क्या हुई, पिघलना शुरू हुई, उस ताप को कहेंगे, क्योंकि वो ताप निश्चित रहता है 273.15 जो है, इतना तापमान जब उस केल्विन में इतना तापमान जब मिलेगा तभी वो पिघलना शुरू करेगा। और ये पिघलने की जो प्रक्रिया है इसको संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहां जाती है। जब वो गल रहा है, कौन, ठोस जो है जब गल रहा है तो तापमान उसका क्या रहता है, समान रहता है। तो कह रहा कि ऐसे स्थिति में, ऐसे में उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहां गई, जो उसमें की गर्मी है वो कहां गई। आपने उसको गर्म किया था ना, तब वो पिघलना शुरू हुआ ना, तो जो हम उसको गर्मी दी वो गर्मी गई कहां, क्या उसको पिघलाने में खर्च हो गई, गैस बन गई। अरे आइए जानते हैं। गलने का प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाएगी तापमान नहीं बदलता है। फिर क्या कह रहा है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। लगातार आप उसको गर्म करते रहोगे तब भी जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाएगी उसका तापमान ठंडा ही रहेगा। जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तब उसके बाद उसका तापमान घटता है। तो वही तो पूछ रहा है कि कहां चली जाती है ये ऊर्जा, कहां खर्च हो रही है। ठीक है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। देखो जो पदार्थ की अवस्था है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में वो जा रहा है, इसी अवस्था को बदलने में यह ऊर्जा का उपयोग हो जाता है, उसी में यह ऊर्जा खर्च हो जाती है। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। बर्फ क्या करती है, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, उस गर्मी को अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां पर एक शब्द मिला है गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक गुप्त ऊष्मा रहती है। यह गुप्त ऊष्मा हर पदार्थ की अलग होती है। आप भाप से ज्यादा जल जाते हो, पानी से कम जलते हो। कभी रोटी फूली हो उसमें उंगली डाल देना, देखना इतना भयंकर जलन होगी कि गर्म पानी में डाल दो तो उतना जलन नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भाप थी उसकी विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है, ज्यादा है।
छुपी हुई ऊष्मा है क्या? चलो आगे पढ़ते हैं। छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। कौन सी ऊष्मा कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा। किसको कहा जा रहा है प्रसुप्त ऊष्मा? ठोस को, देखो यहां से पूरा समझो। वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल हमारे ऊपर जो दाब डाल रहा है वैसा ही दाब सब पे डाल रहा है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब जब वो पिघलना शुरू करेगा, जिस ताप पर वो पिघलना शुरू करेगा, तो उस गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। कौन सी ऊष्मा कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा। 1 किलोग्राम ठोस है कोई, तो उसके गलनांक पर, जितने पर वो ठोस पिघलना शुरू करेगा, तो द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उस ऊष्मा को क्या बोलेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। क्या कह रहा है? कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल है, क्या है? जल के कण और बर्फ के कण, जल के कण और 0 डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की जो ऊर्जा है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल की जो होती है ऊर्जा वो ज्यादा होती है, बर्फ की कम होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। गैस बनने के लिए, भाप बनने के लिए, गैस बनने के लिए क्या हो जाते हैं? आतुर हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज बता रहा है। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसको क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी हमने गलनांक पढ़ा था। वह तापमान जिस पर कोई ठोस गलने लगे, क्या करने लगे? गलने लगे, तो गलनांक होता है। और वह तापमान जिस पर क्या हो, देखो कहां चला गया? एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी, हाँ यहां पर है। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक में ठोस पिघलता है, वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस पिघलने लगे तो वो गलनांक है, गलने लगे तो गलनांक है। अब द्रव कोई उबलने लगे, क्या करने लगे? उबलने लगे, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव क्या करने लगे? उबलने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वथनांक। अब यहां पर देखो, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373, देखो 273 था ना ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस इसको और मिल जाए, मतलब कि 373 केल्विन। मतलब जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाया जाएगा तभी जाके पानी जो है भाप में बदलना शुरू होगा, उबलना शुरू होगा। उबलेगा तो भाप बनेगा बनेगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? जब भाप बनती है उस समय की गुप्त ऊष्मा की बात कर रहा है। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। इन्होंने क्या बताया था कि 1 किलोग्राम कोई ठोस लेंगे, 1 किलोग्राम कोई ठोस लेंगे और जितना उसका गलनांक है उस ताप तक गर्म करेंगे। उसके बाद जब तक पूरा ठोस जो है पिघल ना जाए, जितनी ऊष्मा लगेगी उसको पिघलाने में पूरे ठोस को, उसको उसकी क्या बोलते थे? प्रसुप्ति ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा बोलते थे। वही हाल यहां पर है।
जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था, अब देखो इसको परिभाषित करेंगे, कैसे करते हैं। 373 या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। देखो जितने तापमान पर बर्फ जो है, मतलब बर्फ का जो प्रसुप्त ऊष्मा थी, क्या बता रहा है यहां पर, सौ डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। मतलब भाप में अधिक ऊर्जा होती है, पानी में कम ऊर्जा होती है। मैंने बताया था कि भाप से आप ज्यादा जलोगे, पानी गर्म पानी से कम जलोगे। इसीलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। भाप के जो कण होते हैं उनकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण के समय क्या हुआ, उन्होंने गुप्त ऊष्मा अपने अंदर भर ली है। यहां पे देखो ठोस ऊष्मा दिया गया, द्रव में बदला, द्रव को ऊष्मा दिया गया, गैस में बदला, और गैस को जो है शीतल किए, ठंडा किए तो द्रव में आएगा, और द्रव को शीतल किए, ठंडा किए तो फिर से ठोस बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ की अवस्थाएं ताप दे करके बदली जा सकती हैं। यहां पे भी वैसा बताया गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस गलेगी, द्रव में बदलेगी, द्रव का वाष्पीकरण होगा, गैस बनेगी। फिर ठोस का अगर ऊर्ध्वपातन कर दिया जाए, ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया होती है, समझ लो यहां पर, ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है कि ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए। जैसे कपूर होता है, क्या चीज, कपूर, उसको गर्म करो, कपूर डायरेक्ट जो है किस में बदल जाता है, गैस में, वो पिघलता नहीं है। तो वही उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठोस डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, मतलब द्रव में बदले ही ना। पहले ठोस द्रव में बदलता है, फिर गैस में बदलता है ना, लेकिन ये कह रहा है कि ठोस डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यहां पर है वाष्पीकरण, क्या चीज, भाप बनना। देखो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा की आवश्यकता होती है, दाब भी लगाना आवश्यक है, वायुमंडलीय दाब पे, है ना, या और अधिक दाब दे सकते हो। तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आप दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव भाप में बदल सकता है? जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में, देखा होगा आपने, कपड़े धुलते हो, कपड़े धुल के फैला देते हो, क्या कपड़े पर 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच जाता है जो उसका पानी उड़ जाता है? क्या कपड़े पर 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान पड़ने लगता है? तापमान तो ज्यादा से ज्यादा 35-40 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसी में हम उसको ले जाके फैलाने जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए तो हम ही झुलस जाएंगे। मतलब कम ताप पर भी पानी जो है कपड़े में से उड़ जाता है। उड़ जाता कि नहीं उड़ जाता? ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। कैसी है? वाष्पीकरण की। आगे बढ़ते हैं, देखो एक कपड़े वाला ही एग्जांपल इसमें दिया गया है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? देखो कौन कौन से। पहला तो ये है, सतह का क्षेत्र बढ़ने पर अगर आप कपड़ा सिकोड़ के इसे टांग दो तो क्या सूख जाएगा? उसको फैलाना पड़ता है ना, फैलाते हैं तो जल्दी सूखता है।
तो वही कह रहा है कि सतह का क्षेत्र बढ़ाने पर जो वाष्पीकरण है वो तेज होता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण क्या होता है? तेज होता है। एक चीज और देखो, यहां पे एक चीज हो गई क्षेत्रफल बढ़ाने से, दूसरा तापमान में वृद्धि। जब देखा होगा ठंडी के दिन होते तो क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं? नहीं सूखते ना। मतलब यह है कि तापमान बढ़ाने पर भी जो है, जो पदार्थ के कण हैं उनको गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो एक तो हो गया क्षेत्रफल बढ़ाने पर, दूसरा तापमान बढ़ाने पर, तीसरा आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होता है? नमी समझो। क्या चीज? नमी। बारिश के टाइम में देखो एकदम चिपचिपा चिपचिपा होता है ना, मतलब कि आसपास के वातावरण में नमी होती है, उस समय भी कपड़े नरम नरम रहते हैं, है ना, बिना भिगोए ही वो नरम नरम रहते हैं। तो कह रहा कि क्योंकि उस समय आर्द्रता ज्यादा होती है, आर्द्रता कम हो जाए तब भी जो है वाष्पीकरण जल्दी होगा। जैसे इस समय बढ़िया जेठ का, मई जून का घाम है, नमी नहीं है, फैलाओ कपड़े, आधे घंटे बाद सूख जाते हैं। तो पहली चीज हो गई क्षेत्रफल में वृद्धि, दूसरा तापमान में वृद्धि, तीसरा आर्द्रता में कमी, आर्द्रता मतलब नमी, नमी में कमी, और चौथा क्या है? वायु की गति में वृद्धि। क्या चीज? जब हवा चलती रहती तब भी कपड़े हमारे जल्दी सूखते हैं। तो कितनी चीजें हो गई? पहला क्षेत्रफल में वृद्धि, दूसरा हाँ ठीक है वायु की गति में वृद्धि, और तीसरा तापमान में वृद्धि, चौथा नमी में कमी। तो वाष्पीकरण को ये चीजें प्रभावित करती हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? कई बार ऐसा होता है जहां पर से भाप बन के, अब आप समंदर के किनारे ही चले गो, कभी गए हो तो देखना, नहर के किनारे चले जाओ, तालाब के किनारे चले जाओ, वहां पर आपको थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, होती ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? खुले हुए बर्तन में रखे हुए द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। समंदर के किनारे ठंडी इसीलिए लगती है, ठंडी मतलब गर्मी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि भाप बनकर जब पानी ऊपर उठता है, ठीक है, तो उसने जो अपनी क्या चीज, ये वाष्पीकरण होने के दौरान जो उसकी ऊर्जा जो है कम हो गई है, ऊर्जा जो उसकी कम हो गई है, उस ऊर्जा को वो आसपास के वातावरण से ले लेता है। अब आसपास के वातावरण से ऊर्जा ले लिया तो इसका मतलब यह है कि आसपास के वातावरण में ऊर्जा की कमी हो गई, तो क्या होता है? वहां पर शीतलता का एहसास होता है, ठंडेपन का एहसास होता है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। अगर हम सूती कपड़े पहनेंगे तो सूती कपड़े कैसे होते हैं बताओ? नरम होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। देखो, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। जब पसीना आ जाता तो बढ़िया ठंडा ठंडा लगता है। वही चीज बता रहा कि जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के दौरान जो है द्रव की सतह के कण जो होते हैं वो हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके भाप में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से वो अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। हमारे शरीर जो त्वचा है, इससे जो कपड़ा हमारा छुआ हुआ है, उसमें जो पसीना आया, पसीने ने क्या किया? हमारे शरीर से ऊष्मा खींच ली, हमारे शरीर से ऊष्मा खींच ली, तो हमारे शरीर में ऊष्मा कम पड़ गई तो ठंडा नहीं लगेगा? जब पसीना आ जाए, कपड़े उतार दो, देखो शरीर कितना ठंडा ठंडा लगता है, छूने पे लगता कि नहीं लगता? वही चीज बता रहा। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे, फ्रिज से निकालो बढ़िया बोतल,
पानी वाली कुछ देर तक बाहर रख दो, देखोगे बोतल के बाहर जो है बूंद बूंद पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या बोतल में छेद था जो पानी बाहर आ गया? वो पानी कहां से आया? वो पानी हमारे वातावरण का है, क्योंकि बोतल ठंडी थी, वातावरण की नमी युक्त हवा उसके संपर्क में आई और नमी में भी पानी था, पानी क्या बन गई? बूंद बन गई। वो बूंद बन के उसके अंदर इकट्ठा हो गई। ये था, क्या आपने सीखा? तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हमने इसमें वाष्पीकरण पढ़ लिया है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़ ली है, पदार्थ कैसे किन किन कारणों से बदलता है। वाष्पीकरण इसमें मेन चैप्टर था, जिसमें 4-5 मतलब उसमें प्रॉपर्टीज थी, किन किन कारणों से वाष्पीकरण तेज हो सकता है। वो हमने कपड़े का सुखाने वाले एग्जाम्पल से लेकर के आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।